और कुछ बच्चे कह रहे थे अनुच्छेदों के बारे में पूछ रहे थे, तो आज हम अनुच्छेदों के बारे में पूरी चर्चा होने वाली है। ठीक है, उन पे हम चर्चा करेंगे। जितने प्रश्न हमारे होते हैं उन पे हम चर्चा करेंगे और अनुच्छेदों की बात आने वाली है, उनकी पूरी चर्चा की जाएगी और इस प्रकार आज राष्ट्रपति आपका पढ़ाया जाएगा। ठीक है मेरे मित्रों, तो अनुच्छेदों की चर्चा करने वाले हैं और मैंने कहा था भी 52 से 62 तक जितने आएंगे उन्हीं की आपकी चर्चा होगी। आप जुड़े। मधु गुर्जर जी नमस्ते, पंकज जी, नीतू सिंह जी, अंजू अवस्थी जी, कृष्णा चौधरी जी, सभी जुड़ जाएं और आज अनुच्छेद जितने हो सकते हैं उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। आप आराम से हमसे कोई भी चर्चा कर सकते हैं अनुच्छेदों के बारे में। तो आज हम राष्ट्रपति अनुच्छेदों पर चर्चा करने वाले हैं और आप देख रहे हैं पहला राष्ट्रपति जो मैंने आपको बता दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वर्तमान राष्ट्रपति हमारे हंस रहे हैं और रामनाथ कोविंद जी कह रहे हैं क्लास चालू कराइए, मेरे बारे में बताइए, मेरे बारे में संविधान क्या कहता है। अर्जुन जी नमस्ते, कृष्णा चौधरी जी नमस्ते, अंजू जी ठीक है सभी को, सुशील जी नमस्ते, अभय गुर्जर जी राम राम साहब, पटेल साहब राम राम। चले आगे। अब देखिए आप अपने मित्रों को जोड़ें और जुड़ जाएं और चालू करते हैं अपने, फिर हम बाद में आपसे बातें करेंगे। देखिए ये राष्ट्रपति है, सीधा मैंने कल इसका परिचय आपको कराई दिया था कि राष्ट्रपति का उल्लेख 52 से 62 तक है। अब 52 से 62 प्रत्येक अनुच्छेद की चर्चा करने वाले हैं। 52 में क्या है, 53 में क्या है, ठीक है, 54 में क्या है, 55 में क्या है, एक एक की चर्चा करने वाले हैं। तो अब 52 में क्या लिखा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। तो आप पढ़ना है 52। सीधा प्रश्न आता है, हाँ जी अंजू जी, बबीता जी ठीक है नमस्ते। अनुच्छेद 52 की बात कर रहे हैं। 52 में जो प्रश्न आता है राष्ट्रपति के पद का उल्लेख, कि राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है या राष्ट्रपति के पद का उल्लेख। ठीक है, दो चीज है, या राष्ट्रपति का उल्लेख और राष्ट्रपति के पद का उल्लेख पूछा जाए तो आंसर आपको 52 करना है। मैंने बताया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 52 जाति के थे, इसलिए अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का उल्लेख है। बस इतना पढ़ना है, इस अनुच्छेद में और कोई बात नहीं पढ़नी। बबीता जी नमस्ते, रश्मि जी नमस्ते, ठीक है, जो भी मेरे मित्र हैं जुड़ चुके हैं, कृष्णा जी, कृष्णा चौधरी जी जुड़ चुके हैं। अब देखिए बस इतना ध्यान रखना है, बस और कोई अनुच्छेद इसमें ज़्यादा याद नहीं करना है कि राष्ट्रपति का उल्लेख कहाँ है, राष्ट्रपति के पद का उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद 52 कर देना है। ठीक है, अनुच्छेद 52 आपको कर देना है। अब देखिए, अब बात करते हैं 53 की। अनुच्छेद 53 में पूरी बात करनी है कि 53 में क्या लिखा हुआ है। 53 में एक शब्द है भारत संघ की समस्त कार्यपालिका, भारत संघ की समस्त कार्यपालिका, ठीक है, भारत संघ की समस्त कार्यपालिका की शक्ति कार्यपालिका, पूरा शब्द लिख देता हूं, शक्ति राजनिहित होगी, ये है। अब इसमें आपका प्रश्न क्या बनेगा भाई, मैंने आपको पंकज जी, रश्मि क्या लिख रहे हो, खरवेरा, ठीक है, रश्मि जी कहाँ से, तो आप आपस में बातें कम करें और मेरी तरफ ध्यान दें, ठीक है। अब देखिए भारत संघ की समस्त कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अब इसमें प्रश्न क्या बनेगा, पंकज जी ध्यान से सुने, इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा। अब इसमें क्वेश्चन बनेगा, जो आपकी दो प्रश्न बनते हैं कि भारत संघ की समस्त कार्यपालिक शक्ति किसमें निहित होती है, किसमें निहित होती है, ये प्रश्न बनेगा और आंसर होगा राष्ट्रपति। 53 में तो ये याद करना है आपको, ठीक है।
सीधा प्रश्न बन गया। या क्वेश्चन बनेगा राष्ट्रपति की शक्ति कार्यपालिका में निहित होती है, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। ठीक है पंकज जी, पुष्पेंद्र सिंह जी, होलकर जी नमस्ते। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, राष्ट्रपति में भारत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, 53 में। 2 प्रश्न बन गए। ठीक है, अब आपको नोट याद रखना है। एक नोट है और नोट में क्या है, एक आपने शब्द सुना होगा और शायद ये रीट में भी प्रश्न आया हुआ है आपका रीट में या जो भी एग्जाम आपने कोई दिया होगा, एक क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख रहा हूं। देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, देश की तीनों सेनाओं का, ठीक है, देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, ये प्रश्न है। ये प्रश्न बनता है देश की तीनों सेनाओं का, ठीक है, देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, ये प्रश्न आपका है जो आपको नोट में याद रखना है। सीधा प्रश्न बनता है, आपने सुना भी होगा, नॉर्मल प्रश्न है, काफी बार आ चुका है। तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। अब यदि घुमा के पूछ लिया, शायद आपको शायद रीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, अब घुमा के पूछ लिया किस अनुच्छेद के तहत, मेरे मित्रों किस अनुच्छेद के तहत। हाँ महेश जी, हाँ महादेव के लाडले जी आ चुके हैं हमारे सामने, श्री कृष्ण के लाडले जी आ जाओ, राधे जी की लाडले जी आ जाओ, सभी के आ जाओ, और मोदी जी के लाडले भी होंगे, योगी जी के भी होंगे, कोई अशोक गहलोत जी का होगा, कोई हमारे महाराज साहब विश्वनाथ जी के लाडले होंगे, सभी आप आए। तो मैं क्या क्वेश्चन दे रहा हूं, एक तो सीधा प्रश्न ये होता है, एक आपसे घुमा के पूछ सकता है किस अनुच्छेद के तहत देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, तब आपको आंसर 53 करना है, ये प्रश्न बनता है। अब आपने अभी चर्चा में रहा है कुछ महीने पहले ही, नवंबर दिसंबर और जनवरी 3 महीने में आर्टिकल 53, हाँ नीतू सिंह जी आर्टिकल 53 पढ़ रहे हैं, किसके तहत, 53 के तहत। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अधिकतर ये प्रश्न पूछता है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, या भारत संघ की या देश की कार्यपालक शक्ति किसमें निहित होती है। तो ऑप्शन में प्रधानमंत्री भी आएगा और आपको आंसर करना है राष्ट्रपति। ठीक है जी, हाँ नीतू जी सुन रहे होंगे आप। तो एक तो है, दूसरा है इनके अनुच्छेद पूछ सकता है। 4 प्रश्न तो ये बन गए। मैं कह रहा था आपने एक शब्द सुना होगा CDS, ठीक है, शब्द है CDS, चीफ डिफेंस स्टाफ, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, तीनों सेनाओं का प्रमुख, तीनों, अब ये प्रश्न आ जाए तीनों सेनाओं का प्रमुख या तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी। अब 2 प्रश्न ये हो गए, तीनों सेनाओं का प्रमुख या देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी, ये या तीनों सेनाओं का सर्वोच्च रैंक अधिकारी, ये प्रश्न बन जाता है आपका। देखें ध्यान से, आपको दिखाई दे रहा होगा, देखें तो आप ध्यान रखना, तीनों सेनाओं का प्रमुख यदि राष्ट्रपति भी दे रखा हो और CDS भी दे रखा हो, प्रेसिडेंट भी दे रखा हो और CDS भी दे रखा हो, तो आपको अब CDS करना है एक बार, क्योंकि संघ मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी पहले घोषणा की थी, फिर मंजूरी और इसको पद पे भी आसीन कर दिया है। अब CDS कौन है वर्तमान में, बस 2 मिनट का इंतजार करें अमित जी, सिंचनवार जी, बस पूरा वही चीज़ बताने वाला हूँ। यदि मैंने ये टॉपिक छेड़ा है तो कोई ना कोई बात तो होगी, पूरा इतिहास आपको बताने वाला हूँ। पहले आप क्वेश्चन को ऊपर से सुने, फिर आपको तीनों के तीनों देवताओं, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता, फिर बाकी ऊपर ओम देवता, सबसे बड़ा सर्वोच्च देवता ओम देवता हुए, उन तीनों का ही रूप है।
तो ओम देवता तीनों ब्रह्मा विष्णु के भी दर्शन कराने वाला हूँ, क्योंकि तीनों सेनाओं के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, ठीक है, प्रमुख होते हैं, और वही हमारी रक्षा कर रहे हैं सीडीएस। तो अभी सीडीएस के बारे में सर्वोच्च तीनों सेनाओं का प्रमुख पूछा है, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। देश की तीनों सेनाओं का प्रमुख है, यदि राष्ट्रपति भी दे दे और सीडीएस भी दे दे, प्रेसिडेंट और सीडीएस दे दे, तो आपको सीडीएस करना है। अब आज की स्थिति में, मोदी सरकार की स्थिति में, आज की स्थिति में एक बात ऐसे ही देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी, अब सर्वोच्च अधिकारी आ जाए तो भी सीडीएस होगा, राष्ट्रपति नहीं होगा, केवल राष्ट्रपति तो इस लाइन में होगा। तीनों सेनाओं का, देश की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति आ जाए, तब आपको राष्ट्रपति प्रमुख आ जाए, अधिकारी आ जाए, तो आपको सीडीएस करना है। अब सीडीएस कौन है, वही आपको बताई जा रही है। आशीष शर्मा जी नमस्ते, ठीक है, जनरल बिपिन रावत सीडीएस हैं। बहुत बढ़िया आशीष जी, आपने आंसर दिया। अब तीनों के दर्शन में ब्रह्मा विष्णु महेश और हमारे ओम देवता, ठीक है, बृहदारण्य उपनिषद से ओम शब्द का उल्लेख कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि ओम भूर्भुवस्वा, ओम शब्द का सबसे पहले, ओम शब्द का उल्लेख तो हर ग्रंथ में है, लेकिन ओम शब्द का सबसे पहले उल्लेख उपनिषदों में मिलता है, बृहदारण्य उपनिषद में, ठीक है। राम हरि जी, ठीक है, राम हरि कृष्णा, राम राम जी। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब तीनों के आपको दर्शन कराने वाला हूँ, तो आप ध्यान से देखें। तो तीनों सेनाओं के बारे में अभी मैं आपको त्रेपन टाइप तो किया था, ये आ गए, ठीक है। देखो तीनों प्रमुख हैं, देखिए आप ध्यान से, मैंने आपको तीनों प्रमुख, यहाँ थोड़ा मुझे छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देंगे कि तीनों आपको दिख जाएं, नाम सहित थोड़ा ऊपर कर दिया, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, अब आपको दिखाई दे जाएगा। ये तीनों सेना प्रमुख हैं, अब दिखाई दे रहा होगा, देखें, ये हैं आपके ऋतु जी, राम कुमारी कृष्णा, राम हरि जी, आशीष कुमार। तो आप सर पॉलिटिकल विंग से कब हो रही है? पॉलिटिकल जो मान लो कल से ही चालू हुई है आपके, आज दूसरी क्लास है, केवल परिचय हो चुका है। आप वीडियो डाउनलोड, एग्जाम वायरस का वीडियो आपका ऐप डाउनलोड करें, वहाँ से आपको, या हमारा चैनल डाउनलोड करें, वहाँ आपको पहली क्लास मिल जाएगी, ठीक है जी। तो ये दूसरी क्लास हो रही है। अभी भाई जी मेरे मित्र बात कर रहे थे, गुरुजी सीडीएस क्या होता है, ये पद क्या होता है, उन्हीं के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। पहले तीनों का परिचय करा देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, ये है CDS। C का मतलब चीफ, D का मतलब डिफेंस, S का मतलब स्टाफ। तो ये पूरा नाम है चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, ठीक है। तो तीनों सेनाओं का प्रमुख, तीनों सेनाओं का, ठीक है, तीनों सेनाओं का प्रमुख, तीनों सेनाओं का प्रमुख। ये आपको, ये आपके तीन अधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं, तीनों सेनाओं का प्रमुख है, ठीक है। ये आपको ध्यान यहां देना है, ठीक है। आपको यह सर, यह पद संवैधानिक है क्या? संवैधानिक पद नहीं है, वही मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मंत्रिमंडल ने गठित किया है। केवल राष्ट्रपति के बारे में कह रखा है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा, यहां दे रखा है, लेकिन ये पद संवैधानिक नहीं है। यह कैसे कैसे गठित हुआ, कैसे ये पद आया, कैसे सृजित हुआ, बस उसी को मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। सुने आगे। पहले तो आप तीनों के दर्शन करें, ये हमारे देश का सीडीएस है। दूसरी बात, अब तीन अन्य सेनाएं, ये रही हमारी, ये आपको यहाँ
दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों दिखाई दे रहे हैं। थल सेना के प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद रणवड़े, और वायुसेना के हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, जो आगरा से संबंध रखते हैं। 1919 से 1943 एक सब आ जाएंगे, क्रम बाई क्रम पॉलिटिकल पढ़ेगी वो भी सब आ जाएगा। अब है नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह। अब आपको ध्यान रखना, मैं तीनों सेनाओं के बारे में आपको बता दूं। ये तो है आपका थल सेना, ये आपका वायुसेना, ये आपका नौसेना, ठीक है। तो यहाँ में देखें, तो जो बच्चे, ठीक है, पुलिस की तैयारी कर रहे हों उस पर विशेष करके ध्यान रखें। फौज की तैयारी कर रहे हों तो मैं आपको थोड़ा बताने वाला हूं। देखिए, अब ध्यान से सुने, जो मैं आपको कहने वाला हूं इसके बारे में थोड़ी सी आपको बात बता देता हूं। जैसे ये है वायुसेना, ये थल सेना और ये नौसेना। अब इनके दिवस पूछे जा सकते हैं। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? एक बात विद्यार्थियों को मालूम हो, फटाफट कमेंट में लिखें, इन तीनों के दिवस कब मनाए जाते हैं, आप हमें बताएं, बताएं, ठीक है। महाकाल का लाडला, हाँ कराएंगे, हाँ ठीक है, सब कराएंगे। अब देखो, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तीनों के आप जूम करें, अभी जूम कर रहा हूं मैं, ठीक है, ऊपर से उठा देते हैं, तीनों के बारे में बात करते हैं। और ठीक है, केवल हम तीनों के बारे में पहले बात कर रहे हैं, या मैं आपको जूम तीनों का बता देता हूं। अब तो दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा मैं लिखने के लिए रख लूं, ज़्यादा जूम भी सही नहीं है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। हाँ, 15 जनवरी, 8 अक्टूबर और 4 दिसंबर पंकज सिंह जी ने जवाब दिया। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक पढ़ने का तरीका और बताऊं मैं आपको। आपकी यदि कोई नोट्स हों, मेरी क्लास ले रहे हों, अपने कमरे में आईफोन लगा करके अपनी एक रफ ले करके, और अपने नोट्स यदि पुराने पॉलिटिकल के आप हों उनको आगे रखें, और कोई चीज़ हो या तो उन्हीं में बढ़ाते जाएं या फिर रफ कॉपी पे एंट्री करते जाएं या उनको रिवाइज देखते जाएं। इससे क्या होगा, आपका साथ साथ पढ़ाई हो जाएगी। हमें पढ़ाई करनी है, जो मान लो इसी वीडियो में वो जितना आपका लिखा हुआ है या जो चीज़ नहीं लिखा हुआ है उससे आप लिखें, ठीक है। मेरे मित्रों, ये ध्यान रखना, अपनी नोटबुक यदि किसी ने पढ़ी हो पहले, या कोई किताब या नोटबुक आपकी हो पॉलिटिकल की, राष्ट्रपति को उन्हें अपने सामने रख लें और इस प्रकार उनमें ऐड करते जाएं। अधिकतर करंट चेंज होती है, पुराने विद्यार्थी पढ़े हों या आपकी पुरानी लिखी हो, और साथ साथ उसको चेंज कर लें, ठीक है। इसलिए आप ध्यान रखें, लाइक करें और हौसला बढ़ाएं, और आगे चलते हैं। तो मैं दिवस पूछ रहा हूं, मेरे काफ़ी मित्रों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, सभी का आंसर लगभग सही है। अब देखो, मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, तो थल सेना, ठीक है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। अब जनवरी का महीना आता है सबसे पहले 15 जनवरी, ऐसे याद रखें क्रम से। मैं इसलिए लिखाता हूँ, पहले थल सेना, फिर वायुसेना, फिर नौसेना, पहला महीना और अंतिम महीना, पहला महीना, अंतिम महीना, बीच को महीना, ठीक है। तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। अब वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, बीच का महीना आ जाओ, 8 अक्टूबर को बनाते हैं। और लास्ट को महीना कौन है, लास्ट का महीना आपका दिसंबर है। अब दिसंबर में कौन सा दिसंबर, 8 का आधा कर दो, 4 दिसंबर, हो गई याद, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना ध्यान रखें कि पहला महीना, फिर बीच के महीने से लगभग बीच का सा महीना आ जाता है, और फिर दिसंबर वाला महीना। और ये 15 है, लगभग वही 8 सा हो गया, 8 दूनी 16, लगभग इतना, थोड़ा सा 1-2 बार याद करेंगे आराम से। और 8 का आधा कर दो, 4 दिसंबर। एक बात, 2 क्वेश्चन याद हो गए, 3-3 क्वेश्चन चल रहे हैं, प्रत्येक के 2 क्वेश्चन याद हो रहे हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है। दूसरा दिसंबर आ गया। अब तीसरा प्रश्न आपको देखो, यहां देखें ध्यान से, ध्यान से देखें, देखिए, जनरल, एयर चीफ मार्शल और एडमिरल,
ये प्रश्न आ गया, ये प्रश्न आपके सामने पेश है, तभी तो मैंने इमेज भी बनवा दी आपको, चित्र भी से याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, सीमा भोक नत्थन सिंह जी नमस्ते। चलो पहले बात करते हैं। अब है थल सेना के प्रमुख को क्या कहा जाता है? जनरल। वायुसेना के प्रमुख को एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। नौसेना के प्रमुख को एडमिरल कहा जाता है। हो गए 3 प्रश्न आपके। ठीक है, ये चीज 1 और 2 प्रश्न हो गए वर्तमान में, तो प्रत्येक के 3-3 प्रश्न हो गए, तीनों आपको ध्यान रखने हैं। एक बात, अब आपकी बात करते हैं तीनों के, ज्यादा नहीं आएगा, तीनों पे आप विशेष करके ध्यान रखें। ठीक है, अब सीडीएस की बात कर लेते हैं। उन्हें बेचारे ऊपर लगे हुए हैं, उनको नीचे उतारते हैं। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अपने बिपिन रावत जी की बात कर रहे हैं। इस समय जो आपके सीडीएस हैं वो कौन है? आज हाथ कैसे काम नहीं कर रहा? इनकी बात करेंगे अब। ठीक है, देखिए अब मैं इनके बारे में बता देता हूं। बहुत से अभी बच्चे पूछ रहे थे क्या है, अब ध्यान से इसका पूरा इतिहास सुने। ये बिपिन रावत जी हैं। कौन है? ये बिपिन रावत जी हैं और सीडीएस हैं इस समय। पूरा नाम मैं दोबारा लिख देता हूं, चीफ डिफेंस स्टाफ, और बीच में लगता है, ठीक है, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, और यहां कह सकते हैं तीनों सेनाओं का प्रमुख। ठीक है, तीनों सेनाओं का प्रमुख। और कौन है ये वर्तमान में? कौन है? प्रथम भी यही है, प्रथम भी यही है, और वर्तमान में भी कौन है? ठीक है, प्रथम बिपिन रावत जी। बिपिन रावत जी हैं पहले भी और वर्तमान भी। और मैंने अभी आपको बताया था इससे ठीक है, अभी आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, उन्हें ध्यान, जो आपके तीनों थे उनमें एक चीज़ और बता देता हूँ, एक क्वेश्चन आपका और बता देता हूँ। जैसे तीनों की बात बता रहा था, यहाँ एक क्वेश्चन आपके, एक और क्वेश्चन आ गया तीनों में, उनको बता ही देता हूँ, तो ध्यान रखना। अब ये पूछें कि ये कौन से नंबर के हैं, तो आप 28वां है, ये 26वें है, और ये 24वां है। ठीक है, बस बढ़िया, 2-2 कम करते जाओ, एक याद कर लो, 26, 28, 26, 24 क्रम से। ये क्वेश्चन मुझे याद आ गया था करंट का, आपको ये भी बता दिया। तो हम अपने उसी टॉपिक पे चलते हैं, बिपिन रावत जी वाले टॉपिक पे चलते हैं। तो तीनों सेनाओं का मुखिया हो गए। बहुत बढ़िया प्रश्न है और 100% ये क्वेश्चन आने वाला है इन्हीं का, बिपिन रावत जी का। तो आप ध्यान रखें इन चीजों पे। ठीक है, अब देखो इसमें जितने भी प्रश्न अभी बने हैं, अभी भाई पूछ रहे थे, वो मैं आपको यहां बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए ये हैं पहले और वर्तमान के हैं। एक बात, अब कहते हैं कि इसका गठन कैसे हुआ, अभी भाई पूछ रहे थे ये संवैधानिक पद है या नहीं। ये संवैधानिक पद नहीं है, क्योंकि इसका गठन सिंगल पॉइंट आदेश का मतलब, सत्यवीर जी आप कहाँ जा रहे हैं? पहले यही पढ़ने का तरीका होता है कि जहाँ चल रहा है उस टॉपिक को पढ़ें। सिंगल कहाँ है? ये कोई ऑल क्लास तो नहीं। पहले आप पढ़ने का एकाग्रता, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक पे ही ध्यान दें पहले। ये भी आपको सिंगल पॉइंट भी आपको बताएंगे, लेकिन जो आपका चल रहा है, ठीक है, पॉलिटिकल चल रही है, ध्यान से उसको सुने। अमित जी सर आप पॉलिटिकल बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, आप बस पढ़ते रहें। पढ़ाने का तभी अच्छी पढ़ते हैं जब आप टॉपिक वाइज टॉपिक पे चलते हो, तो मेरा ध्यान इधर चला जाता है, मैं आपसे बातें भी कर रहा हूँ। अब देखो, तो ये ध्यान रखना गैर संवैधानिक पद है। एक बात क्यों है? क्योंकि इसका गठन
भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, केवल अनुच्छेद 53 में ये कह रखा है इनडायरेक्ट रूप से तीनों सेनाओं का प्रमुख सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होगा, इनके बारे में नहीं है। अब इसका गठन कैसे हुआ? मोदी सरकार ने इसका गठन किया और इसकी एक ऐसे तीनों सेनाओं के मुखिया की, तीनों सेनाओं के प्रमुख की चर्चा 1919 जब कारगिल युद्ध चल रहा था उसी समय हुई थी। तीनों सेनाएं में आपस में मनमुटाव था, तो एक ऐसा अधिकारी होना चाहिए तीनों सेनाएं आपस में सामंजस्य बैठा सकें, आपस में सामंजस्य बैठा सकें। ये बात कारगिल युद्ध से ही चल रही थी और मोदी सरकार इस पर ध्यान दे रहे थे। अटल जी के समय चालू हुई थी, लेकिन मोदी सरकार ने इन्हें पूरा किया और इस प्रकार कहते हैं। और समय था 15 अगस्त 2019, अर्थात इसकी घोषणा कर दी गई। तीनों सेनाओं में सामंजस्य बैठाने के लिए तीनों सेनाओं का जो प्रमुख, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख अधिकारी, उनके ऊपर एक और प्रमुख होगा जो सर्वोच्च अधिकारी होगा, गवर्नमेंट होगा। फालतू कमेंट नहीं, हाँ फालतू कमेंट ना करें, ध्यान से देखें, फालतू टॉपिक ना पूछें, उसी टॉपिक को पढ़ें। तो घोषणा 15 अगस्त 2019 को। एक बात ध्यान रखें, अब ये घोषणा किसने की थी? ये संघ मंत्रिमंडल ने की थी। अब एक भाई ने प्रश्न पूछा था, उसी का आंसर है। अर्थात इस पद का जो गठन हुआ वह संवैधानिक नहीं है, वो केंद्र सरकार मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा है। जैसे नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग भी गैर संवैधानिक है, उसका भी गठन मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा हुआ। इस प्रकार इसकी घोषणा मोदी सरकार ने, मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को कर दी गई। अब घोषणा कब की इस पद की, सीडीएस पद की घोषणा कब हुई थी? तो आप ध्यान रखें, इसका आंसर 15 अगस्त 2019 आएगा। अब सरकार ने पूर्णतः मंत्रिमंडल बैठक करी, मोदी ने घोषणा कर दी। अब मंत्रिमंडल पूर्णतः प्रस्ताव करके उस पर साइन कर दी, मंजूरी जिसे कहते हैं। अब मंजूरी मिलेगी। अब सरकार ने, केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी पूर्णतः कब दे दी? तो सरकार ने मंजूरी 24 दिसंबर 2019 को दी। ये आपको शब्द मंजूर कब दी, घोषणा कब की, ये आपको ध्यान रखने हैं, सन याद रखनी है और यही आपके प्रश्न बनेंगे। ठीक है आशीष जी, ठीक है साहब। 4 रैंक, हाँ बहुत बढ़िया, 4 स्टार वाला है, यहाँ 4 स्टार होंगे, वो भी आपको सर्वोच्च 4 रैंक वाला अधिकारी होता है। बहुत बढ़िया आपने बताया आशीष जी, 4 रैंक हैं, यहाँ पे स्टार होंगे 4, आपके ये रैंक हैं, आपको स्टार वाले शब्द हैं, 4 स्टार के होंगे। एक बात, अब ये मंजूरी हो गई। अब कहती है ये पद पे कब बैठे, अर्थात ये पद कब सृजित हो गया? पद सृजित या पद कहते हैं पद ग्रहण कब हो गया, ये शब्द ध्यान रखने। सीडीएस पद की घोषणा कब हुई, इसको मंजूरी कब मिली, ये पद कब ग्रहण किया गया, बिपिन रावत जी इस पद पे कब बैठे, बिपिन रावत जी इस पद पे कब बैठे, ये भी आपको तिथि पूछ सकते हैं। तो 1 जनवरी नई साल को बैठे थे। तो दिसंबर के बाद अगली साल आ रही है, और कौन सी साल? बहुत बुरी साल, कोरोना ने बहुत बुरी साल कर दी। और इस प्रकार ये पद आया 1 जनवरी 2020 को, पद पे ग्रहण हो गए, बिपिन रावत जी बैठ गए। अब बिपिन रावत जी को नियुक्ति कौन ने दी? भाई सीडीएस पद का गठन कर दिया, मंत्रिमंडल ने कर दिया। अब शपथ पद ग्रहण कार्यकाल कब तक बैठे रहेंगे, उसी की बात आपको यहाँ बात करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ अब देखिए, नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल, त्यागपत्र, ये आपको अब यहाँ पूछ रहा हूं। जैसे कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, अब आया सीडीएस की नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति के बाद शपथ कौन दिलाएगा, ठीक है, इसका कार्यकाल कितना होगा, कार्यकाल कितना होगा, ये 3 चीज आपको ध्यान रखनी है कि नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल। तो नियुक्ति कौन देगा? राष्ट्रपति देगा, एक बात।
शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। कार्यकाल इसका कितना होगा ये आपको ध्यान रखना है, 3 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो। ये तो उम्र कितनी है? 65, और अर्थात यहाँ रिटायरमेंट उम्र अर्थात 65 से आप ज़्यादा नहीं रह सकते, और 3 वर्ष कम से कम तो ही है। तो ये आपको कार्यकाल, और यदि ये स्वयं त्यागपत्र देना चाहें तो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? अपना त्यागपत्र बताओ किसको देंगे? थल सेना को, वायुसेना अध्यक्ष, या नौसेना अध्यक्ष, या राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री? ऐसे ऑप्शन पूछ ले जाएं तो ध्यान रखना, ये अपना जो त्यागपत्र देगा सबसे पहले राष्ट्रपति को देगा, क्योंकि जो नियुक्ति करता है उसी को त्यागपत्र दिया जाता है, और राष्ट्रपति फिर थल सेना को सर्वोच्च पद पे बैठा देगा। ये भी नियम बताया, थल सेना का जो सीनियर होगा उसी को क्या बना देंगे? सीडीएस बना देंगे। ऐसा भी प्रावधान किया गया है मेरे मित्रों, मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, आप ध्यान से पॉलिटिकल पढ़ें, बहुत अच्छा। तो ये मैंने आपको इन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश और हमारे ओम गुरु सीडीएस पद के बारे में मैंने आपको यहाँ बताया। तो ऐसे करके आप पहले सीडीएस की यहाँ आप इसकी स्क्रीन फोटो ले सकते हैं, मात्र 5 सेकंड में आपको दे रहा हूँ, 5-10 सेकंड, और आराम से ले लें। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं अगले की। तो हमने अभी बात कर रहे थे, कौन से अनुच्छेद पे पहुंचे थे हम? 53 बात चल रहा था, 53 वाला जो हमारा अनुच्छेद चल रहा था। तो 53 में और तीनों पदों के बारे में मैंने आपको यहाँ बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं, 53 की बात हो गई, अब बात करते हैं 54 की। 54 में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे हो सकता है? आप मेरे से एक प्रश्न कह सकते हो कि गुरुजी राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेता है, कौन भाग नहीं लेता, कैसे प्रक्रिया होती है? तो पहले चुनाव में भाग कौन लेता है? राष्ट्रपति क्या होता है? नियुक्त, निर्वाचित, मनोनीत या चुनना? ऐसे प्रश्न सीधे सीधे मेरे मित्रों, मेरे प्यारे मित्रों, महादेव के लाडलो और ब्रज क्षेत्र के लाड लाडली हो, राजकुमार राजकुमारी हो, ऐसे प्रश्न आते हैं आपके सामने कि राष्ट्रपति। तो अगला जो आपका अनुच्छेद है वही 54 है। इसी 54 के बारे में ये क्वेश्चन जितने बनेंगे आपको यहाँ बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन क्या बनेंगे? क्वेश्चन जैसे मैंने कहा, राष्ट्रपति होता है एक, राष्ट्रपति होता है निर्वाचित नियुक्त। पंकज सिंह जी कह रहे हैं निर्वाचित, बहुत बढ़िया, निर्वाचित नियुक्त। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या इसके चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, इसके चुनाव में कौन भाग नहीं लेता, इसके चुनाव में भाग लेने का तरीका क्या है? तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। और 54 अनुच्छेद काफ़ी पेपरों में पूछा जाता है मेरे मित्रों। 54 और 55 बहुत ही पेपरों में पूछा जाता है, इसलिए इस पर ध्यान दें। 54 आपका इम्पोर्टेंट है, 61 वाला आपका इम्पोर्टेंट माना जाता है। एक 60 अनुच्छेद है, 4-5 ऐसे अनुच्छेद हैं। वैसे तो राष्ट्रपति के प्रत्येक अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रत्येक इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, अभी आपको बताएंगे, तो आपको ध्यान रखना इन चीज़ों को। तो हम बात कर रहे हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं, और कल आपके जैसे राष्ट्रपति अनुच्छेद हो जाएंगे करंट सहित, उसमें आपके सभी के प्रत्येक के वेतन या जो भी आप पूछ रहे हैं उनके आपको बता दिए जाएंगे, क्वेश्चन सहित बताऊंगा। ठीक है, इसलिए नहीं बताया। अब मैं अनुच्छेद 54 की व्याख्या करने जा रहा हूं, तो ध्यान से अनुच्छेद 54 की व्याख्या सुने। देखिए, अनुच्छेद 54 कहा गया है, अनुच्छेद 54 के तहत भारत का राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये आ गया। तो चुनाव जो होगा अर्थात निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा और कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ये 3 शब्द ध्यान रखें, निर्वाचन, जनता द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से होगा।
अब इनके चुनाव में जनता इनडायरेक्ट रूप से भाग लेगी, डायरेक्ट रूप से भाग नहीं लेगी। अब जनता के प्रतिनिधि उनमें भाग लेंगे, सीधी बात है। जनता जिनको चुनाव जिता करके भेजेगी, ठीक है, जिनको चुनाव जिता करके भेजेगी और वह राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे। अब किन किन को, कौन कौन जनता के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे और भाग लेने वाले उस पूरे ग्रुप को कहते हैं एक निर्वाचन मंडल। ये आपको भी ध्यान रखना है, एक निर्वाचन मंडल इनके चुनाव में भाग लेगा। दोबारा सुने, अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा, जिनके चुनाव में एक निर्वाचन मंडल भाग लेगा। क्या लेगा सुरेश जी? सिलू सिंह जी क्या लेगा? शिशु सिंह जी क्या जो भी है। तो मैं क्या कह रहा, अभी मेरा ध्यान चला गया। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा, जिनके चुनाव में एक निर्वाचन मंडल भाग लेगा। ये ठीक है। सोनम चाहर जी राधे राधे। एक निर्वाचन मंडल भाग लेगा, तो आप इसको ध्यान रखें। अब निर्वाचन मंडल, अब इस निर्वाचन मंडल में कौन होगा, अर्थात निर्वाचन मंडल में कौन होगा, ये बात चल रही है। अब निर्वाचन मंडल में आप ध्यान रखें, निर्वाचन मंडल में 3 तरह के सदस्य, आप ध्यान रखना, केवल 3 तरह के सदस्य। मैं प्रत्येक अनुच्छेदों के दोबारा क्वेश्चन बताऊंगा, दोबारा रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि एक एक अनुच्छेद आपका इंपोर्टेंस ही है। दोबारा इसकी रिवाइज करा दूंगा, क्योंकि 54 और 53 तो है सैनिक वालों के लिए, करंट वाले जीके पढ़ते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारे प्रत्येक के लिए इंपॉर्टेंट है 54 वाला, और 55 तो है ही आपका। 55 61 54 55 61 सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे टफ टॉपिक हैं। इन तीनों अनुच्छेदों को मैं ध्यान से आराम से बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, तो अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा, जिनके चुनाव में एक निर्वाचन मंडल भाग लेगा। अब निर्वाचन मंडल में कौन कौन आएंगे, तो निर्वाचन प्रक्रिया, हाँ जी, अभी सब एक एक क्वेश्चन आ जाएगा। वही आपकी ये पूरा अनुच्छेद 54 का संबंध है निर्वाचन। लास्ट में जब मैं जितने प्रश्न आपको 54 पे बनाएंगे, अभी व्याख्यान करने वाला हूं, पहले मैं आपको बता रहा हूं ये क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन जनता के द्वारा प्रथम एक निर्वाचन मंडल द्वारा होगा, जिनमें 3 तरह के सदस्य भाग लेंगे। अब 3 तरह के कौन कौन, आप जानते हैं संसद के कितने सदन होते हैं, बताइए। संसद के सदन कितने, 1 2 3 4। संसद के सदन कितने होते हैं और संसद के अंग कितने होते हैं, और संसद के अभिन्न अंग कितने होते हैं। संसद के सदन होते हैं 2, ठीक है। सभी, हाँ जी, सभी के दर्शन हो रहे हैं, आपके नाम हो गए तो आपके दर्शन हो गए। तो 2 हैं। अंग कितने हैं, 3 हैं, बहुत बढ़िया पुष्पेन जी, होलकर जी। संसद के 2 सदन होते हैं, बहुत बढ़िया। और अंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। और अभिन्न अंग कितने होते हैं, सदन हो गए 2, अंग हो गए 3, और अभिन्न अंग हो गया। अभिन्न अंग का आंसर दो। अभिन्न अंग 1 2 3 या 4, अभिन्न अंग कितने होते हैं, 1 2 3 या 4। अभिन्न अंग आंसर बताएं। हाँ जी, नीतू जी कोशिश करो, आशीष जी, रोतेश कुमारी जी 2, सरिता कुमारी जी, हाँ जी, सभी को राम राम। मैं कह रहा हूं संसद का अभिन्न, संसद के अभिन्न अंग कितने होते हैं, 1 2 3 4। विजय फौजदार ने 1 बताया, नीतू सिंह ने 1 बताया, माधव फौजदार जी 4 बता रहे हैं। शायद आप पहली बार पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, सीख जाओगे। नीतू सिंह जी 1 1 1, पंकज सिंह जी, सरिता कुमारी 1, बहुत बढ़िया। अभिन्न अंग 1 होता है, राष्ट्रपति होता है। संसद के 2 सदन होते हैं, संसद के 3 अंग होते हैं, अभिन्न अंग 1 होता है, राष्ट्रपति, ठीक है। अब क्या कह रहा हूं, संसद के 2 सदन होते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं, और कितने आपके ये हो गए 2 सदन। एक बात, अब 2 सदन आप सब जानते हैं कौन कौन से होते हैं, एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। छोटा लेवल करा के ला रहा हूं कि कुछ बच्चे नए भी आ रहे हैं इसमें, ठीक है। निर्वाचन मंडल है,
तो निर्वाचन मंडल में आप 3 चीज याद रखना है। नंबर 1, संसद के दोनों सदन। एक बात, अब संसद के दोनों सदन, जो एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। अब इसमें सीटें 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है जनता जो जिता के व्यक्ति निर्वाचित सीटें, एक होती है मनोनीत सीटें, अर्थात दोनों में 2 प्रकार की सीटें होती हैं। अब ध्यान रखना, आज की स्थिति में लोकसभा में मनोनीत सीटें हटा दी गई हैं मोदी सरकार ने। विधानसभा कहते हैं कि मनोनीत सीटों, लोकसभा और विधानसभा में मनोनीत आरक्षण हटा दिया गया है। एक बात ध्यान रखें, तो मनोनीत सीट तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन राज्यसभा में से मनोनीत सीटें नहीं हटाई गई हैं। और आप जानते हैं राज्यसभा में मनोनीत सीटें कितनी हैं? 12। पहले लोकसभा में कितनी थी? 2, और दोनों को हटा दिया गया, आरक्षण रद्द कि राज्यसभा में। ठीक है, तो ध्यान रखना, राज्यसभा में तो है लेकिन लोकसभा में इस समय नहीं है। एक बात, अब कितनी सीटें? 500। कुल सीटें कितनी थी? 545 थी, इनमें 2 हटा दिए और कितनी रह गई आज? अब ये क्वेश्चन ध्यान रखना, वर्तमान में लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? वर्तमान में लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो आप ध्यान रखना, 543 करके आना, 545 मत करना, क्योंकि 2 हटा दिए। सोनू जी, सोनम जी, रश्मि जी, रोतेश जी, आप आशीष जी, जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, ध्यान रखें वर्तमान में लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं। वर्तमान में लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो ध्यान रखना आपको 543 करना। अब तक मैंने क्या बताया था? आपको 545 बताया था, लेकिन अब 545 नहीं आएगा। पहले हम सीधा लिखाते थे वर्तमान लोकसभा में 545 सीटें हैं, लेकिन अब क्योंकि 2 सीटें बिल्कुल एंग्लो इंडियन की हटा दी गई हैं, ये एंग्लो इंडियन की हटा दी गई हैं, और इस प्रकार 543 हैं वर्तमान में। निर्वाचित 543 हैं, वर्तमान में भी 543 हैं, अब 545 नहीं है। ठीक है, एक बात। ठीक है, दूसरी बार राज्यसभा में तो यही आपकी पूरी 245, 12, और इस प्रकार इसमें कितनी रह गई? और इसमें 233 हैं। कहने का मतलब है, अब राष्ट्रीय चुनाव जब होगा तो जो सांसद भाग लेंगे, 543 सांसद और 233 इसमें मनोनीत भाग नहीं लेंगे। इस प्रकार ध्यान रखना, दोनों सदनों के एक तो 543, 2 तो आपका 233, और इस प्रकार 776 ये आंसर हो रहा होगा। आपको इतनी संख्या नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ये क्वेश्चन आपको बनता है, इसलिए आप इस पर ध्यान दें। अब देखिए दोबारा, संसद के दोनों सदनों के अर्थात लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। एक बात, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, बस इतना ध्यान रखें। ठीक है, निर्वाचित सदस्य। अब देखिए आगे जगदीश जी, अब दूसरा व्यक्ति कौन है? ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा कौन भाग लेगा इसमें? दूसरा है आपके 28 राज्य। अब कितने राज्य हैं? 28 राज्य हो गए। जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश हो गए। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं वर्तमान में? देश में वर्तमान में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। बताइए, एक प्रश्न बहुत बढ़िया पूछ लेता हूं, वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 7, 8, 9, 5। 7, 8, 9, 5। 10 सेकेंड दे रहा हूं। यदि देश वर्तमान में 28 राज्य हैं तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, 7, 8, 9, 5। आशीष जी ने 8 बताया, निशा जी ने 8 बताया, राहुल जी ने 8 बताया, रोतेश जी ने 8 बताया, सोनम जी ने 9 बताया, पवन जी ने 8 बताया, कृष्णा चौधरी जी ने 9 बताया, विजय फौजदार ने 8 बताया, राहुल जी ये तो 28 राज्य हो गए, पंकज जी ने 8 बताया। हाँ जी, बहुत बढ़िया, 99% आंसर सही है, 99%। ठीक है, विद्यार्थियों के आंसर, जितने विद्यार्थियों दिए बहुत अच्छे आंसर दिए। तो आज की स्थिति में केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। पहले कितने थे? 7, फिर कितने हुए? कितने? ठीक है, फिर क्या हुआ था? फिर आपके 8
फिर वो 9 हुए थे और 9 से 7 से 9, 9 से 8। अब 8 कैसे हुए? जो आपका दादर नागर हवेली दमनदीप थे, ये दोनों विलय कर दिए गए। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना आज की स्थिति में 8 हैं। 28 8 28 8 ऐसे याद कर लो। 28 8 कंफ्यूजन रहेगा। 28 8 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, भूल जाना मत। नत्थन सिंह जी तैयार। 28 8 28 8 बहुत बढ़िया। तो ये संसद के दोनों सदनों के लोकसभा राज्यसभा के केवल मनोनीत सदस्य भाग निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। ऐसे करके ध्यान रख लेना एक बात। दूसरा 28 राज्यों की बात चल रही थी। 2800 राज्यों के अब 2800 राज्यों में कौन होते हैं? एमएलए साहब। एमएलए एमएलसी नहीं लेते, एमएलए विधानसभाओं के सदस्य। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। केवल निर्वाचित सदस्य भाग, यहाँ भी निर्वाचित और यहाँ भी निर्वाचित। तो आप ध्यान रखना 2800 राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। एक बात। तीसरी बात क्या है? अभी मैंने आपको पूछा 28 राज्य हो गए, अब केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में कितने? 8। लेकिन भाग कितने लेते हैं? भाग इनमें से मात्र आज की स्थिति में 2 हैं। अगला चुनाव आएगा तो शायद जम्मू कश्मीर को उसमें डाल दें, लेकिन आज की स्थिति में 2 केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, क्योंकि 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है प्लस एक जम्मू कश्मीर में भी है, इसलिए जम्मू कश्मीर अभी प्रावधान नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर विधानसभा है। तो लेकिन आज जो केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं उनमें 2 विधानसभाएं भाग लेती हैं केंद्र शासित प्रदेश की। एक तो है आपकी दिल्ली की और एक पुडुचेरी की। पुडुचेरी, ठीक है, या पांडुचेरी, पुडुचेरी, इनमें भाग लेते हैं। ये ध्यान रखना 70 और 30 एमएलए हैं, तो दिल्ली और पुडुचेरी के भाग लेते हैं। लेकिन पहले भाग नहीं लेते थे, जैसे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है उसके भाग नहीं ले रहे हैं, लेकिन आगे जाकर के अगले चुनाव में भाग लेंगे, तो इसके लिए कोई संविधान संशोधन करवाना पड़ेगा। लेकिन आज की स्थिति में केवल 2 ही हैं। इनको अधिकार दिया गया था कौन सी संविधान संशोधन के तहत? 17वें संविधान 1992 के तहत। ध्यान रखना किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पांडिचेरी को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया? तो 17वां संविधान संशोधन। 17वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? 1992 में पारित हुआ था। एक बात। दूसरा पूछ ले 1992 में कौन प्रधानमंत्री जी थे? 1992 में कौन प्रधानमंत्री कौन राष्ट्रपति थे? तो कौन प्रधानमंत्री था और कौन राष्ट्रपति था, ये ध्यान रखना है। 1992 में तो चर्चित है, कल बताया था जब मैंने आपको पिछली वीडियो बताए थे। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के लिए बाबरी मस्जिद को गिराया गया था 6 दिसंबर 1992 में, और प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव जी थे, और राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी थे। तो आपको ध्यान रखना किस संविधान संशोधन के तहत? 17वें संविधान संशोधन के तहत। अब ध्यान रखना एक बात, इसके चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। ना ही राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, ना ही विधान परिषद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ये आप ध्यान रखना इस बात को। इसमें मनोनीत सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेते राज्यसभा के, ठीक है, और लोकसभा के तो है ही नहीं इस समय। तो राज्यसभा विधान परिषद के मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। और ध्यान रखना विधान परिषद के ना ही मनोनीत ना ही निर्वाचित भाग लेते हैं, ये भी ध्यान रखना। केवल विधानसभा भाग लेती है इसमें, तो केवल विधानसभा। तो आपको ध्यान रखना विधानसभा के दोनों के आपको विशेष करके ध्यान रखें कि विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, विधान परिषद मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, विधान परिषद दोनों ही सदस्य भाग नहीं लेते, अर्थात इसमें विधान परिषद भाग नहीं लेती। राज्यसभा के सदस्य भाग ले रहे हैं, लोकसभा के ले रहे हैं, विधानसभा के ले रहे हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। ये भी आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। अब ये पूरी प्रक्रिया हमारे भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? अब आ जाओ यहाँ।
भाई ऐसा चुनाव हमारे राष्ट्रपति का हो रहा है हमारे देश में, तो ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 54 में है। निर्वाचन प्रक्रिया, लेकिन निर्वाचन विधि पूछे, निर्वाचन विधि आपको ध्यान रखना 55 में है। और निर्वाचन प्रक्रिया पूछे तो प्रक्रिया ध्यान रखना, यही गलती कर देते हैं। इसलिए सर पेपर में पटवार में पूछा था ये क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि का उल्लेख, राष्ट्रपति निर्वाचन की विधि का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 55 में, लेकिन प्रक्रिया 54 में। अंतर ध्यान रखना है। 55 आपके कल व्याख्या होने वाली है, बहुत बड़ा टॉपिक है, ये ध्यान रखें। एक बात। दूसरी बात, ये प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। तो राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। और एक मैं आपको ट्रिक बता दूं, राम आर्य थे, कहते हैं जब राम का धारावाहिक चलता है तो वो अपने आप को आर्यपुत्र कहते हैं। यही मैं आपको एक ट्रिक बता के जा रहा हूं। राम आर्य थे, राज से मतलब है राष्ट्रपति, माते मतलब है मनोनीत। ठीक है। मनोनीत शक्ति अर्थात मनोनयन की शक्ति, मनोनीत सदस्य है। राज्यसभा लोकसभा जो लोकसभा में 2 करते थे, अब तो नहीं करते, लेकिन राज्यसभा में 12 करते हैं। ये शक्ति भी कहां से दी गई है? आर्य का मतलब है आयरलैंड। 2 चीज बता के जा रहा हूं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति को मनोनीत की शक्ति